हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। दिव्या कहती हैं, ये बात तुम्हें काफ़ी जल्दी समझ आ गई। मधु ने कहा, मॉम मैं जानती हूँ कि पहले मोहित ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, पर मोहित को एक गलतफहमी हो गई थी, जिसे मोहित एक गलतफहमी का शिकार हो गए थे। पर अब वो मेरा ख्याल रखते हैं, खुद से भी ज़्यादा। मेरी छोटी सी छोटी बात को सीरियस ले लेते हैं। और उसने मुझे कंपटीशन में जीतने के लिए काफ़ी हिम्मत दी थी और मैंने काफ़ी कोशिश की, पर फिर भी नाकाम रही। दिव्या को लगा कि शायद मधु मोहित की तरफदारी कर रही है, इसलिए दिव्या ने भारी आवाज़ में कहा, तुम मोहित की तरफदारी इसलिए कर रही हो ना कि मैं उन्हें पसंद करने लगूं? मधु ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मोहित को पसंद करें। दिव्या ने मधु को बीच में टोकते हुए कहा, फिर तुम कहना क्या चाहती हो? मधु ने गहरी सांस ली और अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं मोहित को बहुत पसंद करती हूँ और ये बात आप पहले से जानती हैं। दिव्या ने कहा, ये बात तुम मुझे काफ़ी बार सुना चुकी हो, ये बात नई नहीं है। मधु की आंखों में आंसू आ गए थे, फिर भी वो अपने आप को रोने से रोक रही थी और आगे हकलाई आवाज़ में बोली, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मोहित के बारे में सोचें। यह सुनकर दिव्या ने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कहा, अगर मैं मोहित के बारे में 10 बार भी सोच लूँ और उसे समझ लूँ, फिर भी मैं तुम्हें उसके साथ रहने की इजाज़त नहीं दूँगी। तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं सोचने पर मजबूर हूँ, पर मैंने अचानक से ये डिसीज़न नहीं लिया कि तुम मोहित के साथ आगे रहोगी, और मैं ये डिसीज़न लेने के लिए समय चाहती हूँ। इतना कहने के बाद दिव्या वहाँ से जाने लगी। तभी मधु ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, एक बार मेरी मॉम बनकर मेरे बारे में सोचिए। दिव्या यह सुनकर रुक गई। उसके बाद हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए तीखेपन से बोली, तुम भी कभी मेरी बेटी नहीं बनी, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों रख रही हो? मधु ने कहा, आपको याद है मैंने उस वक्त आपसे ऊंची आवाज़ में बात की थी, जैसे आप काफ़ी गुस्सा हो गई थी और आप मुझे थप्पड़ मारने ही वाली थी, पर करण भाई आ गए। दिव्या को उस वक्त की बात याद आई। मधु उस वक्त काफ़ी चिल्लाते हुए बोल रही थी। ये याद आती ही दिव्या ठंडी पड़ने लगी थी और उदास होने लगी थी। तभी मधु ने धीमी आवाज़ में कहा, उस रात मेरी गलती थी। शायद मुझे आपकी बात मान जानी चाहिए थी, शायद मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस वक्त की गलती मानकर आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी मॉम? दिव्या, जो कि ठंडी पड़ने लगी थी, वो मधु के इस तरह माफ़ी मांगने से काफ़ी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उससे माफ़ी मांग रही है, क्योंकि दिव्या की बेटी बिल्कुल दिव्या की तरह थी। ये बात दिव्या पहले से जानती थी और कहीं ना कहीं मधु दिव्या की तरह थी भी, इसलिए उसका माफ़ी मांगना हैरान कर देने वाली ज़रूर थी। और मधु ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, और इस बार मैं आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे कभी भी आपके खिलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। मधु की ये हैरान कर देने वाली बातें उसकी मॉम के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी और मधु ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, पर मॉम आपने कभी भी 2 पल मेरे साथ नहीं बिताया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आप मेरे साथ रहती थी। मधु ने और भी कहा कि आपकी जगह उसका ख्याल केयर टेकर ने रखा। ये सारी बातें शुरू से लेकर अब तक की मधु ने अपने मॉम से कही, जिसे सुनकर दिव्या की आंखों में वो दर्द दिखने लगा था, जो दर्द काफ़ी समय से छुपाकर वो अपनी एरोगेंट पर्सनालिटी को हमेशा बरकरार रखती थी। मधु की बातें सुनकर दिव्या ने गहरी सांस लेकर मधु की तरफ देखते हुए शांत आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे काफ़ी सारी शिकायतें हैं, पर क्या तुम ये जानती हो कि मैं क्यों तुम दोनों के साथ नहीं रहती थी? मधु ने कहा, हाँ मॉम, जानती हूँ, क्योंकि आप मेरे और भाई का फ्यूचर बेहतर करना चाहते हैं। दिव्या को लगा था कि मधु शायद ये सोच रही है कि दिव्या सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, पर मधु ने ये कहकर इतना तो जाहिर कर दिया था
कि मधु जानती है कि उसकी मोम दोनों भाई बहन के लिए ही ये सब कर रही हैं। इसलिए दिव्या खामोश हो गई और मधु ने आगे कहा, मैं आपको यही तो समझाना चाहती हूँ। आपने बचपन से लेकर अब तक हम दोनों भाई बहन के लिए ये सब किया। इनफैक्ट मुझे ये बात पता चली है कि बचपन में आपने मेरी एक विश पूरी करने के लिए मेरे लिए दूसरी शादी भी की। ये सुनकर दिव्या मधु की तरफ देखने लगी और मधु की आंखों में आंसू थे। मधु ने सारी बातें पता कर ली थी कि उसकी मॉम ने सिर्फ उसके कारण शादी की थी, क्योंकि मधु अपने पापा के मरने के बाद काफ़ी बीमार पड़ गई थी और दिव्या को ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसलिए मधु के लिए उसने अतुल जी से शादी की थी। ये ख्याल आते ही दिव्या की भी आंखें भर आई थी, पर उसने अपने आंसू रोके रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मधु ने अपने आंसू पोंछे। फिर अपने आप को संभालते हुए आगे बोली, आपने अब बचपन से लेकर सब कुछ मेरे लिए किया। मैं जानती हूँ कि आगे मैं जो कहने वाली हूँ शायद आपको ये आपके खिलाफ लगे, पर मैं एक मौका चाहती हूँ। दिव्या ने आंखें खोली, उसके बाद अपनी आंखें झपकाते हुए मधु से बोली, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर जिस प्यार ने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की, क्या प्यार से प्यार सही था? मधु ने अपनी माँ की बात पर एग्री करते हुए कहा, नहीं मोम, वो प्यार सही नहीं था, पर उस वक्त मोहित मुझे कातिल की बेटी समझ रहा था। यह सुनकर दिव्या ने गहरी सांस ली। उसके बाद कहा, फिर उस लड़के ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। शायद तुम पर उसने जुल्म किए होंगे, फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मधु ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, मॉम, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। दिव्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मधु ने आगे कहा, मोहित ने मुझसे काफ़ी बार माफ़ी मांग ली है, यहाँ तक कि मेरा ड्रीम था मेरी सारी विश पूरी करने की कोशिश की। आप जानते हैं, मेरे बर्थडे के दिन मेरी बेफुजील की विश थी, वो भी मोहित ने मेरे लिए पूरी कर दी। उस वक्त आप मेरे साथ नहीं थी और मैं आप पर गुस्सा थी। और आपको पता है, उस वक्त कोई मुझे मारना चाहता था, इसलिए किसी ने मुझ पर पिस्तौल चलाई, पर मोहित वक्त रहते बीच में आ गए और मेरे हिस्से की गोली उन्हें लग गई। ये सुनकर दिव्या की सांसें मानो अटक सी गई थी और उसने मधु से हड़बड़ाते हुए कहा, मधु, तुम्हें उस वक्त थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी ना? तुम्हारे बर्थडे के दिन किसने गोली चलाई थी? मधु अपनी माँ की इतनी फिक्र देखकर अपने आप को रोने से काफ़ी रोक रही थी, पर उसकी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और उसने रोते हुए कहा, मुझे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी, क्योंकि मोहित ने मुझे बचा लिया था। मोहित बदले के लिए भले ही शादी की थी, लेकिन मुझे खरोच तक नहीं आने देते थे। ये सुनकर दिव्या ने राहत की सांस ली। उसके बाद मधु ने आगे कहा, आप जानते हैं, मोहित ने मेरे एक्सीडेंट पर लगे सीने के घाव को देखकर एक स्पेशल डॉक्टर को भी चुना था और मेरा वहाँ पर इलाज भी करवाया था। मधु जिसे घाव समझ रही थी, वो एक हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी थी, जिसे मधु अभी तक अनजान थी। ये सुनकर दिव्या शांत हो गई और दिव्या को मधु ने वही सारी बातें कह दी जो मोहित ने उसके लिए किया था, जिसे सुनकर दिव्या को मोहित का मधु का ख्याल रखना भी समझ आ रहा था और कहीं ना कहीं दिव्या इस बात से संतुष्ट होने लगी थी कि मोहित उतना भी बुरा नहीं था जितना वो सोच रही थी। हालांकि दिव्या की सारी शिकायतें मोहित से दूर नहीं हुई थी, पर वो अब सोचने पर मजबूर हो गई थी और मधु ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मोहित को मौका दे दीजिए, प्लीज़ मेरे लिए। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर लास्ट चांस मोहित को भी आपको देना होगा, सिर्फ मेरे खातिर। दिव्या पहले से ही मधु की बातों से पिघल गई थी, फिर भी वो ऐसे जाहिर कर रही थी कि जैसे वो मधु की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। पर वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट इस बात से हुई थी कि मधु ने अपनी गलती कबूली और उससे माफ़ी मांगी। ये बात दिव्या को काफ़ी खुश कर गई थी। दिव्या ने मधु की एक बात याद रखी थी, जिसे दिव्या ने मधु से कहा, पर तुमने तो पहले ये कहा था कि शायद तुम मेरी बात मान लेती और मोहित को छोड़ देती। मोहित को छोड़ने वाली बात सुनकर मधु ने अपनी आंखें बंद कर दी, क्योंकि वो अपनी मॉम को समझाना चाहती थी,
पर मोहित को छोड़ना नहीं। लेकिन उसकी मॉम ये बात नहीं भूली थी, इसलिए वो हड़बड़ा सी गई थी और उसे घबराहट होने लगी थी। फिर दिव्या मधु के गाल पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मुझे शिकायत किसी चीज़ से नहीं है। मुझे शिकायत मोहित से इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये सुनकर मधु ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये देखकर दिव्या ने आगे कहा, पर जैसा कि तुमने कहा उसने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे खातिर उसे एक मौका देना चाहती हूँ। ये सुनकर मधु काफ़ी खुश हो गई और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, थैंक यू मॉम। दिव्या मधु को दूर करते हुए आगे बोली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। फिर दिव्या खामोश हो गई और मधु ने कुछ भी नहीं कहा, जिसे दिव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, और मेरी एक शर्त भी है। मधु ये सुनकर फिर से उदास होते हुए बोली, कैसी शर्त मॉम? दिव्या ने कहा, यह शर्त कि जैसा कि तुमने कहा वैसे ही मोहित तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर मैं तुम्हारी और मोहित के बीच कभी नहीं आऊँगी। इनफैक्ट मैं तुम्हारे रिश्ते और शादी के बारे में अनाउंस कर दूँगी, यानी कि ये मोहित का और उसका रिश्ता सभी को पता होगा। ये बात सुनकर मधु काफ़ी खुश हो गई और उसने अपने हाथ अपनी माँ के सामने जोड़ते हुए कहा, थैंक यू मॉम। दिव्या आज रिलैक्स फील कर रही थी। कहीं ना कहीं वो खुश भी थी, क्योंकि अब मधु में एक समझदारी आ गई थी। सही और गलत का फैसला ले सकती थी। हालांकि इस बात से दिव्या इस वक्त भी तैयार नहीं थी कि मधु अपना करियर ना बनाए, पर मधु प्रेग्नेंट थी, इसलिए दिव्या ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि दिव्या ये भी तो जानती थी कि आखिर मधु का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। फिर वो कैसे मधु को तकलीफ दे सकती थी। वो एक माँ थी जिसने बचपन से लेकर अब तक मधु के लिए काफ़ी कुछ किया था। हाँ, वो भी मधु के साथ हमेशा से रहना चाहती थी और मधु का ख्याल रखना चाहती थी, पर उसने जो कुछ भी किया सिर्फ करण और मधु के खातिर किया। दोनों के लिए वो हमेशा दोनों से दूर रही और ये बात करण भी जानता था, पर मधु नहीं। पर मधु करण के घर गई थी तो करण ने मधु को अपनी मॉम की सारी बातें कह दी थी, जिसे सुनकर मधु काफ़ी रोई थी और उसने अपनी गलती का एहसास भी हुआ था कि वो अपनी मॉम से किस तरह से पेश आई थी। और ये बात मोहित ने भी मधु को समझाई थी। उसकी मॉम जो कुछ भी कर रही हैं सिर्फ उसके लिए कर रही हैं। दिव्या और मधु बातें करने के बाद बाहर आए। दिव्या का चेहरा फिर से हमेशा की तरह एरोगेंट से भरा था और मधु उदास नजर आ रही थी। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, जिसे देखकर मोहित परेशान हो गया था और करण मधु की तरफ आते हुए बोला, क्या हुआ मधु, तुम्हें मॉम ने क्या कहा? यह सुनकर दिव्या ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने इसे यही कहा जो मुझे कहना चाहिए था और जो मुझे सही लग रहा था। करण अपनी मॉम से पूछने लगा, आपको क्या कहना चाहिए था और आप दोनों के बीच क्या बात हुई? मधु अचानक से खुश हो गई और उसके बाद अपने भाई का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगते हुए बोली, मॉम ने मेरे और मोहित के रिश्ते को एक मौका दिया है। ये सुनकर करण खुश हो गया और मधु से बोला, सच में मॉम ने एक मौका दिया है? दिव्या ने एरोगेंट आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने मधु के खातिर उसे एक मौका दिया है। फिर दिव्या की नज़र रोशनी की तरफ गई और रोशनी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली, जिसे देखकर दिव्या ने करण की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने मधु को एक मौका दिया है उसके रिश्ते के लिए, ठीक वैसे ही करण, तुम भी जिसे पसंद करते हो, मैं उसे भी एक मौका देना चाहूँगी। करण के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी। वो किस तरह का रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ, जिन्हें मनाना इतना आसान नहीं था, वो इतनी आसानी से उसे ये बोल रही थी। फिर भी करण ने आगे कुछ भी नहीं कहा और अपना सिर उसने हाँ में हिला दिया और दिव्या ने अपने हाथ से उसने हाँ में हिला दिया और दिव्या ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे भोपाल जाना होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम सभी आ जाना। इतना कहने के बाद दिव्या वहाँ से जाने लगी और मधु अपनी माँ को रोककर उनके गले से लग गई। ये देखकर दिव्या हल्के से मुस्कुरा दी। उसके बाद बाहर चली गई और इन दोनों का गले लगना अर्जुन मोहित सभी को हैरान कर देने वाला था।
पर किसी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और मोहित तो मानो दिव्या की इतनी आसानी से मान जाने से अजीब नज़रों से मधु की तरफ देख रहा था, मानो वो मधु से सवाल करना चाहता हो कि उसने ऐसा क्या किया जिसे दिव्या मान गई। मधु काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी माँ उसकी बात मान गई थी। उसके बाद मानवी, रोशनी, करण सभी मधु से यही पूछ रही थी कि कैसे उसकी माँ को उसने मनाया, जिसे सुनकर मधु ने ये कहा, मैं वो सभी को नहीं कह सकती, वो मेरे और मोम के बीच की बात है। मानवी ने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मधु तुम्हें पता नहीं पर मैं कितना डर गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा करियर तो डूबेगा पर साथ में तुम्हारा प्यार भी। प्यार शब्द सुनकर मधु मोहित की तरफ देखने लगी, जो काफ़ी समय से शांत वहीं पर एक ही जगह पर बैठा था। जिसे देखकर मधु ने मोहित को इशारा किया और मोहित हल्के से मुस्कुरा दिया और अपना सिर ना में उसने हिलाया और मानवी ने कहा, देखो वैसे मधु हार गई है पर उसकी माँ ने उसे एक मौका दिया है, तो क्यों ना मधु को हम सभी को पार्टी देनी चाहिए। मधु खुश थी इसलिए उसने कहा, मैं पार्टी दूंगी पर पार्टी क्या चाहिए वो आप सब कहेंगे। मानवी ने अपने गाल पर उंगली रखी और सोचकर कहा, तुम हमें डिनर पार्टी दे दो, हमें रात को एक खूबसूरत सी होटल में खाना खिलाने ले जाओ। ये सुनकर मधु मान गई और मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित ने भी अपना सिर हिला दिया पर काफ़ी समय से मोहित खामोश था, जिसे मधु मोहित से बात करना चाहती थी। इसलिए मधु मोहित के पास आई और मोहित के पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना। मोहित ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने मोम को काफ़ी कुछ कहा होगा, इसलिए मान गए ना हमारे रिश्ते के लिए। मधु ने अपना सिर हमें हिलाते हुए कहा, मोम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी पर मैंने उन्हें मना लिया। मोहित ने कहा, और ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना। मधु मुस्कुराई और अपना सिर हमें हिलाने लगी। इस वक्त मधु की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर मोहित ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आई प्रॉमिस कि अब मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये सुनकर मधु को और रोना आ रहा था, इसलिए उसने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहा, आप मुझे ज़्यादा रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मोहित कमरे में आकर खामोशी से खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहा था, जो कि शांत वातावरण था। मधु भी अंदर आई और मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित की पीठ मधु की तरफ थी। ये देखकर मधु मोहित की तरफ बढ़ गई और पीछे से मोहित की पीठ से लिपटते हुए बोली, आप क्या सोच रहे हैं। मोहित ने गहरी सांस ली, उसके बाद शांत आवाज़ में बोला, कुछ भी नहीं। फिर मोहित मधु की तरफ मुड़ गया। उसके बाद उसने अचानक से मधु को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मधु ने तुरंत कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर मोहित ने मधु को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और कुछ देर यूं ही मधु को पकड़े रहा, क्योंकि मोहित को लगा था कि शायद मधु आज उसकी मोम के साथ चली जाएगी, फिर कभी भी उसके पास नहीं आएगी। ये डर मोहित को सताने लगा था, इसलिए ये सोचकर मोहित मधु से दूर हुआ और उसके बाद मधु का हाथ पकड़कर शांत आवाज़ में बोला, तुम चाहती थी ना कि हम दोनों की शादी हो जाए। मधु ने हाँ कहा तो मोहित ने जवाब देते हुए कहा, फिर हम शादी कर लेते हैं। मधु ने खुश होते हुए कहा, सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मोहित मुस्कुराया, उसके बाद अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मानवी अर्जुन से बात कर रही थी। मानवी ने अर्जुन से यही कहा, अब हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी अब रोशनी शादी कर रही है और मधु तो एक बच्चे की माँ बनने वाली है, फिर मैं अकेली अनमैरिड रह जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है जब तुम कहोगी तब मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मानवी खुश हो गई और बोली, सच में तुम मुझसे शादी कर लोगे। अर्जुन ने हाँ कहा, जिसे सुनकर मानवी उसके गले से लग गई और बोली, ठीक है फिर मैं शुभ मुहूर्त देखकर तुमसे शादी करने के बारे में बोल दूँगी। इधर रोशनी मानवी और अर्जुन की बातें सुन रही थी। उसे तो नील से शादी करने के बारे में सोचकर ही बेचैनी होने लगती थी, क्योंकि अभी भी उसके दिल में करण था, जो उसकी यादों से दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था। इधर करण भी रोशनी की तरफ देख रहा था।
पर उसे रोशनी का उसे छोड़कर चले जाना ठीक नहीं लगा था। इसलिए अब तक वो खामोशी से ये सब होते हुए देख रहा था। पर उसके मन में भी रोशनी के लिए उतना ही प्यार था जितना रोशनी के मन में करण के लिए था। दूसरी तरफ विनीत कोमल को लेकर हॉस्पिटल आया था क्योंकि कोमल को रात से पेट में दर्द हो रहा था। कोमल के सारे चेकअप किए, फिर डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कोमल उदास थी, जिसे देखकर विनीत ने उसे बाहर ले जाते हुए कहा, फिक्र मत करो, बस तुम्हारे ज़्यादा खाने की वजह से हुआ है। अगर तुम अपने खाने में ध्यान दोगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कोमल ने रोनी से शक्ल बनाते हुए कहा, बस अब तुम्हें मेरे खाने से भी शिकायत होने लगी। विनीत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुमने अपना ख्याल रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। दोनों बातें करते हुए हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जा रहे थे और सामने से त्रिशा आ रही थी। त्रिशा जो कि हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी, वो विनीत और कोमल को देखकर वहीं खड़ी रह गई और जब कोमल की नज़र त्रिशा पर पड़ी तब उसकी भौहें थन गई। जब विनीत ने देखा कि कोमल चल नहीं रही तब उसने सामने की तरफ देखा और त्रिशा को देखकर उसने कोमल का हाथ छोड़ दिया और त्रिशा की तरफ जाते हुए बोला, त्रिशा तुम यहाँ? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? त्रिशा मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने दादा की दवाई लेने आई थी। यह सुनकर विनीत ने राहत की सांस ली। उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या तुमने दवाई ले ली? त्रिशा ने कहा, मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। विनीत ने कहा, ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। त्रिशा ने मना करते हुए कहा, नहीं सर प्लीज़, मैं ले लूँगी दवाई। इधर खड़ी कोमल दोनों को घूरने लगी थी पर उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसने विनीत से प्रॉमिस किया था कि वो अब विनीत पर भरोसा करेगी। इसलिए वो खामोशी से दोनों की बात सुन रही थी और विनीत त्रिशा से जिद करते हुए बोला, त्रिशा फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कोमल के बारे में सोच रही हो पर कोमल बदल गई है। इतना सुनने के बाद त्रिशा मुस्कुराई। उसके बाद उसने विनीत को अपने साथ आने के लिए हाँ कह दिया और विनीत कोमल को बाहर उसका इंतज़ार करने के लिए कहकर त्रिशा के साथ दवाई लेने के लिए चला गया और कोमल अपने पैर पटकते हुए बाहर आ गई और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा एक बार तुम दुनिया में आ जाओ, उसके बाद हम दोनों ही तुम्हारे पापा की बैंड बजाएंगे अच्छे से। थोड़ी देर बाद कोमल बाहर कार पार्किंग एरिया में कार से टेका लेकर विनीत का इंतजार कर रही थी और त्रिशा विनीत हॉस्पिटल से बाहर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आ रही थी। ये देखकर कोमल ने अपने हाथ बांध लिए, फिर उस तरफ देखते हुए बोली, इस विनीत पर मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। कैसे बात कर रहा है मुस्कुराकर और मुझसे कैसे बात करता है। विनीत और त्रिशा दोनों ही कोमल के पास आए। उसके बाद विनीत ने कोमल से कहा, हम त्रिशा को उसके घर छोड़कर फिर हम घर चले जाएंगे। यह सुनकर कोमल विनीत को घूरने लगी पर अब त्रिशा उसके सामने थी इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर कार में आगे वाली सीट पर बैठ गई ताकि त्रिशा आगे वाली सीट पर ना बैठे और त्रिशा दरवाज़ा खोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई और विनीत कार चलाने लगा। फिर विनीत उन्हें कुछ सोचते हुए दोनों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों को कुछ खाना है? कोमल ने जल्दबाजी में कहा, हाँ मुझे नारियल पानी पीना है। फिर विनीत ने त्रिशा से पूछा, और त्रिशा तुम्हें कुछ खाना है? वैसे तो त्रिशा मना करना चाहती थी पर वो जानती थी कि विनीत को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने आइसक्रीम का कह दिया और विनीत ने अपनी कार झील के तरफ मोड़ ली और जल्दी ही झील आ गया और विनीत ने 2 नारियल पानी लिए, एक त्रिशा को दिया और एक कोमल को। फिर वो आइसक्रीम लेकर आया। आइसक्रीम 3 थी जिसमें से एक उसने कोमल को दी, एक त्रिशा को और एक अपने पास रखी और तीनों खाने लगे। तीनों ने आइसक्रीम ख़त्म की। उसके बाद विनीत ने पूछा, अब कुछ खाना है? कोमल ने कहा, हाँ मेरे लिए दूसरा नारियल पानी लेकर आओ। इतना सुनने के बाद विनीत नारियल पानी लेने के लिए चला गया और त्रिशा विनीत के जाने के बाद कोमल की तरफ देखते हुए बोली, विनीत सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर कोमल त्रिशा की तरफ देखने लगी और त्रिशा के इस तरह से बात करते देखकर वो हैरान थी क्योंकि उसने त्रिशा को थप्पड़ मारा था
वो भी विनीत के साथ रहने से। और त्रिशा ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों हॉस्पिटल होंगे, पर आप इस बात को भी गलत मत समझ लेना। कोमल को त्रिशा की बातें सुनकर गिल्ट फील होने लगा था। त्रिशा ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं हॉस्पिटल नहीं आती। कोमल ने यह सुनकर त्रिशा से कहा, इनफैक्ट आई एम सॉरी, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत गलत समझ लिया। तुम गलत नहीं थी, मैं गलत थी। और वैसे भी हॉस्पिटल में हमारा मिलना एक इत्तेफाक था। त्रिशा हैरान थी क्योंकि इस वक्त कोमल उसे शांति से बात कर रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। ये बात उसे हैरान कर देने वाली थी, और वो खुश थी कि अब कोमल उसे गलत लड़की नहीं समझ रही है। और त्रिशा पीछे हट गई थी क्योंकि विनीत उसके काफ़ी हेल्प की थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी और विनीत की लाइफ में वो तीसरे इंसान बने। 2 महीने बाद मोहित मधु एक हफ्ते के लिए मनाली घूमने आए थे। आज उनकी वापसी थी। मधु और मोहित एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मधु मोहित के कंधे पर अपना सर रखे बैठी थी और सोच रही थी कि अब कोई परेशानी नहीं आई। अब बहुत हो गया, अब और नहीं। अब वो मोहित से दूर नहीं रह सकती थी। पहले वो अकेले सब सहती थी, चलता था, लेकिन अब तो उसका एक बच्चा भी होने वाला था। अब अगर ऐसा कुछ होता तो वो ये सह नहीं पाएगी। मधु ये सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि कृति मधु को मारने के लिए मनाली पहुंच भी गई थी और मधु को ब्लैकमेल करके बुला भी रही थी ताकि वो अच्छे से उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। लेकिन वक्त रहते मोहित मधु को आधी रात को बाहर जाते देख लिया था। मोहित ने मनाली में काफ़ी इंजॉय किया। अब वो दोनों इस वक्त फ्लाइट में बैठे थे और मधु ने अपना सिर मोहित के कंधे पर रखे सोच रही थी और उसने मोहित की बाहें पकड़ी हुई थी। वो इंजॉय करने के बाद बहुत खुश थी। वो अब अपने बच्चे और मोहित के बारे में सोच रही थी। फिर उसने मोहित से सवाल किया, मोहित, क्या हमने कृति के साथ सही किया? क्योंकि मोहित ने कृति को पुलिस के हवाले कर देता है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात भी बोलता है। मोहित ने ये सुनकर अपनी आंखें खोली और मधु के माथे को उसने प्यार से चूम लिया। फिर जवाब दिया, तुम उसे इस बार माफ़ करती तो शायद वो दोबारा से हमारी लाइफ में आकर उसे भी बड़ी गलती करती। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो बहुत सही हुआ। मधु ने कहा, पर अंशिका दीदी का? मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, अंशिका को अगर सच्चाई दिखेगी तो वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होंगी, पर वो अपनी बहन के गलत करने के बाद भी अपनी बहन का साथ देंगी तो शायद वो हमसे अच्छे से पेश नहीं आएंगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आगे मधु ने कोई सवाल नहीं किए। वो जानती थी कि जितने भी उसने मोहित से सवाल किए उतना ही मोहित परेशान हो जाएगा और वो खुद भी ये सब सोचकर परेशान हो जाएगी। इसलिए उसने अपने आ रहे सारे ख्याल को झटक कर जो हो रहा था वो होने देना ही सोचा। वहीं झील वाले पैलेस, शाम का वक्त था और पूरे पैलेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पैलेस ठीक झील के पास था, जिससे झील का शांत पानी पैलेस की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। करण ने रेड हल्के पिंक कलर का कुर्ता विथ वाइट पैजामा पहना था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। करण ने मंडप का डेकोरेशन भी वाइट पर्दे, वाइट फूल और पिंक कलर के फूलों से डेकोरेशन किया था, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। करण ने अपने हाथ पीछे बांधे थे और इस खूबसूरत मंडप को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, मानो वो बहुत खुश होता भी क्यों ना। आखिर मधु की शादी होने वाली थी, वो भी उसके विश का एक हिस्सा था। लेकिन मधु अब ये ठान ली थी वो अपनी ये विश तब पूरी करेगी पहले उसके भाई का शादी हो जाए, क्योंकि मधु ही जानती थी कि उसके भाई का सगाई जब से टूटा था तब से वो कितना बदल गया। बस दिन रात वो काम में ही लगा रहता था। उसके चेहरे पर वो चमक, वो खुशी नहीं थी जो रोशनी के साथ होने से होती थी, जो वो देख नहीं सकती थी। इसलिए वो चाहती थी कुछ भी करके पहले उसके भाई की शादी हो, और ये बात करण को पता चल जाता है, इसलिए वो पूरा करना चाहता था। मधु और मोहित जिस दिन मनाली जा रहे थे उसी दिन सुबह 10 बजे अर्जुन और मानवी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
मानवी और अर्जुन के कोर्ट मैरिज में सभी लोग आते हैं। करण, मोहित, मधु, रोशनी, अर्जुन और मानवी। अर्जुन और मानवी का 12 बजे तक कोर्ट का सारा काम हो जाने के बाद सारे लोग घर आ जाते हैं और मानवी खाना होटल से मंगा ली थी, जिसे सभी जल्दी खाना खा ले। और मोहित और मधु को जल्दी एयरपोर्ट भी निकलना था। रोशनी का फ़ोन आने से वो एक रूम में जाके बात करने लगती है। रोशनी को जाते देख करण भी उसी के पीछे जाता है। रोशनी का बात हो जाने पर करण रोशनी से बात करने की पहल करता है। पैलेस में वही एक शख्स उस मंडप की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस शख्स ने अपने चेहरे को अपने मास्क से कवर किया था। ये कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर उस मंडप में लगे एक भारी झूमर को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने सातवीं नजर से करण की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी बहन की शादी के साथ शायद उसका अंतिम संस्कार भी होगा। असल में दिव्या सक्सेना की बेटी की शादी की खबर हर जगह पर फैल गई थी, जिसे वीर को भी पता चल गया था कि ये शादी हो न हो मधु की होगी। करण मंडप की तरफ निहार रहा था कि उसके फ़ोन में मैसेज आया। जैसे उसने अपनी जेब की पॉकेट से फ़ोन निकाला और चेक किया तो मैसेज मोहित का था। हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अब कार में बैठकर मैं मधु को वहीं लेकर आ रहा हूँ। ये पढ़कर करण मुस्कुराया और गहरी सांस लेकर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, अब सारी तैयारी 20 मिनट में हो जानी चाहिए। इतना कहकर करण पीछे मुड़ गया तो सामने रोशनी खड़ी थी। रोशनी ने इस वक्त पिंक अनारकली सूट पहना था, जिसे देखकर करण उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, तुम तैयार हो गई? रोशनी ने उदासी से कहा, हाँ तैयार हो गई, पर आप इन सारी तैयारी में इतने डूबे हुए थे कि कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के हाथों से चला गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोशनी की सगाई रोशनी के पापा के दोस्त के लड़के से नहीं हुई, क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता था, इसलिए करण से होने वाली थी। पर बीच में कृति रोशनी से मिली और सारी सच्चाई बताई, जिसे रोशनी जानकर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो स्टेज पर आकर सगाई नहीं करने से मना कर देती है, जो कि रोशनी के मम्मी पापा को वजह नहीं पता था। इसलिए उन्हें ये लग रहा था कि वो करण के साथ गलत कर रही है। इसलिए रोशनी के मम्मी पापा रोशनी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए उसे रोशनी के पापा अपने ऑफिस ले जाया करते थे। रोशनी के पापा का खुद का बिजनेस था और इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दोनों वापस से मिले थे और उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। इसी में दोनों वापस से पास आ गए थे। रोशनी ने तुरंत ही कहा, और मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं? करण ये सुनकर रोशनी की तरफ गौर से देखने लगा। फिर उसने जवाब दिया, एक बार मेरी लाइफ में आकर तो देखो, तुम जो नहीं मांगोगी उसे भी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। रोशनी को करण की ये बात सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। फिर वो अपने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, अभी मेरे पास 1 घंटा है फैसला लेने का, तो देखते हैं कि क्या होता है। करण मानवी के घर जब रोशनी से मिला था, यह आखिरी मौका दिया था रोशनी को उसकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। करण ने अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखकर कहा, 8:20 का मुहूर्त का समय है और अगर तुम इस मुहूर्त पर नहीं आई तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। रोशनी और करण ने फैसला कर लिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।